प्रधानमंत्री ने वादा किया था भाई पैसे भेजूंगा, आ गए हमारे अकाउंट में पैसे, वो सब बहुत मदद मिली हमें। शुक्रिया अदा करते हैं प्रधानमंत्री का। कोरोना वायरस के चलते हुए जो प्रधानमंत्री जी ने सबके लिए सोचा था कि 3 महीने सिलेंडर फ्री मिलेगा, तो वो हमारे पैसे आए हैं। अब हम सिलेंडर भरवाने यहाँ पे आए हैं। सो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। हमें जो अकाउंट है जनधन अकाउंट, तो इसमें हुकूमत ने 500 डाले हैं। 2 दिन पहले मुझे आए। हम गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं। जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि वो डोमेस्टिक गैस के पैसे मिलेंगे, वो हमें मिल गए, वो हमें अकाउंट्स में आ गए। तो ये गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा स्टेप था कि वो इस लॉकडाउन में उन्होंने हेल्प की हमें। लॉकडाउन के चलते हम लोग घर में इस टाइम बंद हुए। घर में रहकर बहुत खुशी हो रही। खाने पीने की जो व्यवस्था की थी तो वो मोदी सरकार ने और योगी जी ने हमारे लिए मदद की है। 500 रुपये हमारे अकाउंट में भेजकर हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इसके लिए। तो चलिए अब इस खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं मुंबई चलूंगा और रजनीश कुमार जी जो कि चेयरमैन है एसबीआई के, उनके साथ सबसे पहले जुड़ने की हम कोशिश करते हैं। सर, एक बार फिर से आपका धन्यवाद और स्वागत है इस कार्यक्रम में। आपका एक्सपीरियंस हम समझना चाहते हैं इस लॉकडाउन के दौरान, किस तरह से डीबीटी के जरिए जो व्यवस्था आप लोगों ने बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया पिछले कुछ सालों में, उसका फायदा इस मुश्किल परिस्थिति में कैसे लोगों को मिल रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अगस्त 14 उस समय एक घोषणा की थी कि जनधन अकाउंट बड़े पैमाने पर खोले जाएंगे जी, और ऐसा ही हुआ। उस वर्ष में, एक ही वर्ष में लगभग 32 करोड़ खाते बैंकों में खोले गए, जिसमें कि ज़्यादातर खाते पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने खोले थे। और आज की तारीख में लगभग 55 करोड़ ऐसे खाते हैं जो कि जनधन खाते या बीएसबीडी जो बेसिक सेविंग्स बैंक अकाउंट है, ऐसे 55 करोड़ खाते हैं जिसमें आज व्यवस्था है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसको कहते हैं, बैंक्स जो है वो पैसा इमीडिएटली ट्रांसफर कर सकते हैं। जी जी। पहले भी आपने देखा होगा कि जब किसान सम्मान योजना आई थी उसमें भी एक ही दिन में कई करोड़ खातों में बैंकों ने पैसा जमा किया। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बनाया गया है पिछले कुछ वर्षों में, उसका आज जब देश पे थोड़ा संकट की घड़ी है और जिसमें कि जो अंडर प्रिविलेज्ड हमारे जो देशवासी हैं उनको जब सरकार ने मदद पहुंचाना है और सीधी मदद पहुंचाना है जी, इसमें बीच में कोई आदमी नहीं है, सीधा सरकार से पैसा आता है बैंकों के पास और हम लोग उनके खातों में क्रेडिट कर देते हैं। हर एक बैंक की प्रोसेसिंग कैपेसिटी में थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं कि भारतीय स्टेट बैंक की ये क्षमता है जी कि 1 घंटे में 15 लाख खातों में हम पैसा ट्रांसफर कर देते हैं जी। तो ये बहुत बड़ी व्यवस्था है। कनेक्शन है बिल्कुल। मुझे लग रहा है कुछ इको की समस्या उधर आ रही है। मैं मल्लिकार्जुन राव साहब आपके पास आना चाह रहा हूं और आप दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद। सो व्हाट्स योर एक्सपीरियंस सर when it comes to using the digital infrastructure of JAM Trinity that was created in UP1? Does it really help in actually helping the downtrodden, the poor and those who actually need money at this point in time? What's your real experience on the ground, sir? उसका पैसा 2 अप्रैल की सुबह, No, it is definitely very very useful. जैसा रजनीश कुमार जी ने कहा था, जब जनधन योजना शुरुआत की थी कई सारे अकाउंट्स खोले गए थे। पूरी सिटीजन्स को, नागरिकों को बैंकिंग की व्यवहार में लाने की जो कोशिश किया गया था, इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर भरने के बाद ये आसान हुआ अभी कि डीबीटी के अंतर्गत जब पैसा हम जमा करेंगे कस्टमर के खाता में, इसमें जो
जी जी ये बहुत आसान हुआ है। और अभी हम देखते हैं तो डीबीटी में वुमेन बेनिफिशरीज को तकरीबन 20 करोड़ अकाउंट्स है, जिसमें 500 रुपए पर महीने जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था वो ऑलरेडी जमा कर किया जा चुके हैं, और कस्टमर्स ने मतलब वुमेन बेनिफिशरीज ने विड्रॉ करना भी शुरू कर दिया है। जी। जिस प्रकार ये पूरी तरफ बेस बनी है, ये भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा आशाजनक होगा। पीएम सम्मान योजना के अंतर्गत भी जितना भी डिफरेंट डिसबर्समेंट हुई थी वो भी बहुत आसान से हुई थी, बीच में किसी व्यक्ति का इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, और पैसे सीधे उनके खाता में जमा हो जाएंगे और जब चाहे वो कस्टमर उसको विड्रॉ कर सकते हैं। जी। अगर अब आज की परिस्थिति देखते हैं, कोविड की वजह से जो क्रिएट हुई है उसमें हम कस्टमर्स ब्रांचेस काम कर रही है, एटीएम्स काम कर रहे हैं, बीसीएस भी काम कर रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक के अगर तीनों बैंक जो विलय हो चुका है 1 अप्रैल से, उनके साथ साथ और जो 9 आरआरबी से रीजनल रूरल बैंक्स टोटली देखेंगे तो 42,000 से ज्यादा हमारी आउटलेट्स है, ब्रांचेस है, एटीएम्स है, बीसी पॉइंट्स है, उनकी माध्यम से वितरण चल रही है कैश की। 3 तारीख से लेकर अभी तक जो भी पेमेंट हो रही है बहुत अच्छी हो रही है। और इसी दरमियान हमें यह भी पाने को मौका मिला कि डिजिटल बैंकिंग का भी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है यूटिलाइज करने में कस्टमर्स को। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था, उसका एक बेहतरीन इस्तेमाल जो बैंकिंग जो सिस्टम है वो इस वक्त कर रहा है। सुनील मेहता साहब, चूंकि आप सीईओ हैं इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के, और आप एक एसोसिएशन है जिसमें निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों ही तरह के बैंक आते हैं। सर, अब रियल ग्राउंड से पूरे देश की एक बार हम सिचुएशन आपके जरिए ये समझना चाहें कि किस तरह से बैंकिंग व्यवस्था पूरी तरह से सुरक्षित है, कैसे लोगों की मदद कर रही है, कैसे और निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्र के जो बैंक हैं वो इस मुश्किल की घड़ी में लोगों के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ा रहा है। सुनील मेहता साहब। देखिए, जहां तक बैंकिंग व्यवस्थाओं का प्रश्न है, हमारे देश के जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, इनकी कुल मिलाकर शाखाएं 1,22,778 हैं, और उसमें से 1,19,831 शाखाएं पिछले कार्य दिवस पर कार्यरत थी। जी। इसका मतलब ये है कि अधिकतर शाखाएं जो हैं वो कार्य कर रही हैं। कुछ क्षेत्रों में जहां पर कि पूर्ण लॉकडाउन है या पूरी सीलिंग की गई है या फिर वहां पे टोटली कर्फ्यू लगाया गया है, तो ऐसी शाखाओं की संख्या कुल 2,947 है। बाकी जो आप देखें कि 90% से 95% से अधिक शाखाएं जो हैं वो पूरी कार्य कर रही हैं। जहां तक सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल है, हमने हमारी शाखाओं को पहले से ही इस बारे में काफी आगाह किया हुआ है कि वो उनके एक ऐसा कार्य रखना है, कंटीजेंसी प्लान बना के रखना है जिसके अंदर हम अपनी सेवाओं को निरंतर रूप से जारी रख सकें। तो उसके लिए आवश्यक है कि हमारा जो स्टाफ है उसकी भी सुरक्षा हो और जो ग्राहक आ रहे हैं उनकी भी सुरक्षा हो। उसके लिए हमें स्थानीय प्रशासन से मदद मिल रही है, और हम हर जगह पे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, कई जगह आपने देखा होगा ब्रांच में के बाहर लोगों ने गोले लगा के घेरे बनाए हुए हैं, जिससे कि लगभग 1 मीटर की दूरी रह जाए और जिससे कि बैंकिंग व्यवस्थाएं भी चलती रहे और संक्रमण का भी कोई भय ना रहे। तो इस दिशा में पूरे जो बैंकिंग के हमारे जितने कर्मी हैं वो एक फाइनेंशियल वॉरियर के रूप में काम कर रहे हैं, एक वित्तीय योद्धाओं के रूप में काम कर रहे हैं, और अपने पूरे मन से जुटे हुए हैं कि किसी तरह हमें इस मुश्किल के वक्त में अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करनी है। बिल्कुल सही कहा आपने, और यही सवाल मैं अब एसबीआई चेयरमैन साहब के सामने रखना चाहता हूं। रजनीश जी, अगर हम आपसे समझना चाहें, क्या आपके जरिए, चूंकि आप देश के सबसे बड़े बैंक हैं, चलिए मेहता साहब, क्या हम आपके जरिए ये बैंकिंग सेवा में लगे लोगों को ये आश्वासन दे सकते हैं कि जो वो कार्य कर रहे हैं देश की सेवा का, वो व्यर्थ नहीं जाएगा और उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा, और वो भी एक बहुत बड़े एक तरह से कैरियर हैं इस पूरे मैसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए, ग्राहकों तक चूंकि पहुंच उन्हीं की है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने अपने आईबीए स्तर पे सभी बैंकों से विचार विमर्श करके, और हमारे जो हमारे कर्मचारी इस समय फील्ड में कार्यरत हैं, जो इस समय अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए, उनके लिए सुरक्षा कवच भी उनको प्रदान किए जाएं, सैनिटाइजेशन और जो मास्क हैं वो भी उनको उपलब्ध कराए जाएं। इसके साथ साथ विभिन्न बैंकों ने उनके इंश्योरेंस के लिए भी अपने अलग अलग पैकेजेस लिए हैं, तथा कई जगह पे उन्होंने अपने एम्प्लॉइज के लिए एडिशनल फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दिए हैं।
तो हमारे जितने बैंकिंग के वैरियर्स हैं, जो हमारे वित्तीय कार्य योद्धा हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए बैंकिंग क्षेत्र में पूरा प्रयास किया जा रहा है और यही एक कारण भी है कि हमारी सेवाएं जो हैं वो इस माहौल में भी काफी अच्छी तरह से लोगों को उपलब्ध हो रही है। जी, अब वापस चलते हैं मुंबई। आपके साथ में जो चेयरमैन साहब हैं एसबीआई के, वो भी जुड़े हुए हैं। रजनीश जी, क्या हम टेक्नोलॉजिकली, तकनीकी तौर पर पूरी तरह से हम ये मान सकते हैं कि जितनी भी एसेंशियल बैंकिंग सर्विसेज हैं उसको हम पहुंचाने में पूरी तरह से सक्षम हैं, और जो डीबीटी का जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है वो पूरी तरह से सुरक्षित है लोगों के लिए भी और बैंक कर्मचारियों के लिए भी? You are able to hear me now? जी हाँ, बिल्कुल। जो टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म है वो बहुत रोबस्ट है। इसमें एक तो जो पेमेंट के लिए यूपीआई है, जिसको एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया चलाता है जी। और ये अपने आप में एक बड़ी यूनिक व्यवस्था है। विश्व में इस व्यवस्था की अक्सर चर्चा होती है। डीबीटी जो है दो तरह से होता है। एक तो बैंकों का अपना कोर बैंकिंग सिस्टम है। अगर सरकार जो पैसा देती है, जैसे उदाहरण के तौर पे भारतीय स्टेट बैंक के 12 करोड़ ऐसे खाते हैं जिसमें कि डीबीटी करा जाता है और उसको हम लोग विद इन द बैंक ट्रांसफर कर देते हैं जी। और हर एक बैंक की इस तरह की अपनी कोर बैंकिंग व्यवस्था है। तो जो ये जैम ट्रिनिटी है, जनधन, आधार, मोबाइल और उसके साथ यूपीआई, ये एक ऐसी व्यवस्था है जो मुझे लगता है कि विश्व में अपने आप एक उदाहरण है। और ये हमने अभी पिछले एक सप्ताह में इसका अनुभव किया, जबकि लगभग 42 करोड़ खातों में एक हफ्ते में पैसा जमा करा गया और बैंक की शाखाएं, रुपे कार्ड और जो बीसीज के कस्टमर सर्विस पॉइंट हैं उनके द्वारा लोगों को पैसा निकालने की सुविधा बड़े सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की गई है। कहीं कहीं ऐसे उदाहरण मिले कि लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन उस भीड़ को जमा नहीं होना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म है उसको जरूर पूरा करें। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मल्लिकार्जुन राव साहब, अगर हम देखें तो जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, जिसमें 1,70,000 करोड़ रुपए का जो वित्तीय प्रोत्साहन का जो पैकेज सरकार ने लागू किया, उसमें बैंकों की एक बड़ी भूमिका है। तो जब आप फील्ड पे जाते हैं सर, तो जो ग्राहक हैं, जो डिजिटल पेमेंट अभी थोड़ा सा उतनी आसानी से समझ नहीं पाए हैं, आपको ट्रेंड क्या दिखा है? क्या लोग सहज हैं डिजिटल पेमेंट्स करने में? उनका विश्वास बढ़ा है इन दिनों में? और जब आप ऐसे सुदूर इलाकों में बात करते हैं अपने कस्टमर से, तो वहां से क्या फीडबैक मिल रहे हैं सर? नहीं, ट्रेंड तो बढ़ रही है। हालांकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की वजह से कस्टमर्स की संख्या ब्रांच में आने की और विड्रॉ करने की केवल सीमित इतना तक रहा है कि जिनको अर्जेंसी है वो आ रहे हैं और डीबीटी के अंतर्गत जिनको विड्रॉ करना है वो आ रहे हैं। लेकिन अगर हम माइक्रो लेवल पे ऑब्जर्व करते हैं, जो कस्टमर्स इससे पहले डिजिटल बैंकिंग का व्यवहार नहीं करते थे, तो इस दरमियान उन्होंने कोशिश कर रही है। तो उनकी कोशिश की वजह से डिजिटल बैंकिंग का जो कस्टमर बिहेवियर है उसमें हमें नजर आ रही है कि वो इंप्रूवमेंट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये भी देखा होगा जब डिमोनेटाइजेशन आया था, इमीडिएटली डिमोनेटाइजेशन के बाद डिजिटल बैंकिंग का व्यवहार में बढ़ोतरी काफी लेवल पर हो रही है। जी जी। और तब से लेकर आज तक देखते हैं तो जहां ये बेस बहुत अच्छी तरह बनी है डिजिटल बैंकिंग के लिए, इस बेस के आधार पर आगे मुझे लगता है कि इवन ये लॉकडाउन उठने के बाद भी डिजिटल बैंकिंग की तरफ कस्टमर्स की बिहेवियर डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगी। तो राव साहब, जो बैंक मित्र या फिर जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट का जो सिस्टम है, वो भी क्या इस पूरी व्यवस्था में मदद कर रहा है? उन इलाकों में जहां पर बैंक की शाखाएं नहीं है, क्या वहां पर बैंक मित्र पहुंच पा रहे हैं, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स पहुंच पा रहे हैं लोगों की मदद करने के लिए?
नहीं पहुंच पा रही है। इनिशियली जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो उस वक्त थोड़ा तकलीफ हमें हुआ था, लेकिन बाद में सभी स्टेट्स में रेवेन्यू अथॉरिटीज के साथ, चीफ सेक्रेटरी के साथ जब वार्तालाप हुई है, हमारी सर्किल ऑफिसर्स और जोनल ऑफिस ने भी उनके साथ संपर्क रखे हैं, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा बीसीस काम करने में सक्षम पाई है हमने। अभी फिलहाल देखेंगे तो मोर देन 90% कार्यरत हैं। तीनों बैंक मिला के और आरआरबीस मिला के तकरीबन 12,000 बीसीस है पंजाब नेशनल बैंक की, जहां पर यह कार्य सक्षम रूप में चल रही हैं। जैसा मैंने पहले ही कहा था, 42,000 से ज्यादा हमारी आउटलेट्स है, ब्रांचेस, एटीएम्स और बीजीस मिला के पूरी भारत में, और ये सभी 90%, 92% तक कार्यरत है फिलहाल। आप तीनों ही मेहमान हमारे साथ बने रहिए। शिमला से एक हमें बहुत ही खास स्टोरी मिली है, कहानी मिली है, जिसमें जो बुजुर्ग हैं और जो दिव्यांग हैं उन तक जो फायदा पहुंचाने का जो काम है वो डाक विभाग ने उठाया है। और जो डाकिये हैं वो, और जो ग्रामीण डाक सेवाकर्मी हैं, वो घर घर जा करके लोगों को उनकी पेंशन की राशि पहुंचा रहे हैं। आइए देखते हैं ये हमारे संवाददाता नंदिनी मित्तल की खास रिपोर्ट, उसके बाद ये चर्चा जारी है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 27 मार्च को एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसके मुताबिक कोरोना वायरस के इस दौर में राहत के रूप में बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग जनों को 3 महीने की सामाजिक सुरक्षा पेंशन एकमुश्त देने का ऐलान किया गया है। हिमाचल प्रदेश में भी लाभार्थियों को पेंशन मिलनी शुरू हो गई है और इस दिशा में डाक विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस मुश्किल दौर में बुजुर्गों को घरों से बाहर ना निकलना पड़े, इसके लिए डाक विभाग के कर्मचारी कड़ी मेहनत कर दुर्गम क्षेत्रों में भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों को घर पर ही पेंशन दे रहे हैं। ये है सिरमौर जिले का दुर्गम क्षेत्र गिरिपार, जहां डाक विभाग के कर्मचारी वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और विधवाओं को घर जाकर सामाजिक सुरक्षा पेंशन बांट रहे हैं। सरकार ने इस बार 3 महीने की पेंशन एक साथ दी है और आपको 3 महीने के 4,500 रुपए मिल रहे हैं। ये 100-100 के नोट हैं और आपको 3 महीने की पेंशन घर पर ही दी जा रही है। चांदना डाकघर के डाकपाल रविंद्र नेगी ने बताया कि सरकार ने पेंशन धारकों को घर घर जाकर पेंशन देने का जिम्मा डाक कर्मियों को सौंपा है। भारतीय डाक विभाग के 2,70,000 ग्रामीण डाक सेवकों ने ये घर घर जाकर के बीड़ा उठाया है कि इस कोरोना महामारी के चलते किसी भी पेंशन धारक को सामाजिक दूरी बनाने हेतु घर में ही रहा जाए तथा हमारे पूरे देश के ग्रामीण डाक सेवक जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम दूर दराज में दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों तथा अपंगों के तथा विधवाओं को घर घर जाकर के पेंशन अदायगी कर रहे हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के उद्देश्य से ही सरकार ने ये महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस मुश्किल घड़ी में हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभाए तो ये मुश्किल समय आसानी से कट जाएगा। सभी जो सामान्य जनता है उससे बार बार ये अनुरोध किया जा रहा है कि वे घर में रहें और सुरक्षित रहें और इस मुश्किल घड़ी में कोविड योद्धा बने। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ नंदिनी मित्तल, डीडी न्यूज़, शिमला। चलिए इस वापस चर्चा पर लौटते हैं। मेहता साहब, आपके पास में आना चाहूँगा। आपके जरिए बैंकिंग सिस्टम को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, बैंक के ग्राहकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल घड़ी है जिसमें हम सभी को एक दूसरे का सहयोग करना है। आपकी तरफ से क्या अपील होगी सर? देखिए, एक तो मैं आपको आंकड़ों से बता चुका हूं कि हमारी अधिकतर शाखाएं कार्यरत हैं। यहाँ तक कि जो बीसी लोकेशंस हैं, अगर आप देखें तो पीएसबीज की 1,42,212 बीसीज में से 1,23,220 बीसी गत कार्य दिवस पे कार्यरत थे। तो इससे यह बिल्कुल है कि बैंकिंग के जो योद्धा हैं, जो वर्कर्स हैं, वो पूरे तन मन से इसमें जुटे हुए हैं अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए। और इसमें दोनों पक्षों का सहयोग अपेक्षित है। तो जो हमारे ग्राहक हैं उनको भी 2 बातें जानना बहुत जरूरी है। एक तो यह कि जो गरीब कल्याण योजना के अंदर प्रधानमंत्री ने महिला ग्राहकों के लिए 500 रुपए प्रति माह जमा कराने की तिथियां, उन तिथियों में वो पैसा उनके खातों में जमा हो चुका है और वो पैसा उन्हीं का है, वो जब चाहे उसे निकाल सकते हैं। उसमें कोई जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आवश्यकता हो वो कहीं से भी, चाहे वो किसी बैंक मित्र से या फिर किसी एटीएम से या किसी शाखा में जाके निकाल सकते हैं। दूसरा, बैंक में भी
अगर कोई बहुत आवश्यक कार्य हो और जहां हमें आवश्यकता हो तभी अगर हम बैंक में जाएं, तो उससे क्या होगा कि जो भीड़ बढ़ने का समस्या है और उसके कारण से जो संक्रमण होने की समस्या है उसमें कुछ कमी होगी। तो ये सभी नागरिकों का भी कर्तव्य है कि बैंकिंग सेवाओं के लिए हम तभी पहुंचे जब हमें वो अत्यधिक आवश्यक हो। जो चीज हम बाद में कर सकते हैं उसके लिए हम कुछ देर इंतजार कर लें, तो ये सभी के हित में होगा। रजनीश कुमार जी, आपके जरिए हम ये समझना चाहेंगे और बाकी सारी जनता के लिए आपके जरिए ये संदेश कि अगर जो कैश ट्रांजैक्शन कर रहा है, एक अफवाह ये भी है कि कैश की वजह से कोरोना संक्रमित हो सकता है, ऐसे में लोगों को कैसे बचना होगा और इन अफवाहों को लेकर के आप क्या अपील करना चाहेंगे अपनी तरफ से? सर, लास्ट कमेंट्स। मैं एक तो ये अपील करना चाहूँगा कि कैश का कम प्रयोग करें। आजकल डिजिटल के सारे साधन उपलब्ध हैं। यूपीआई एक बहुत बड़ी व्यवस्था है जो केवल भारत देश में उपलब्ध है जी। तो जिनके पास भी स्मार्टफोन है उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा, जो इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता है कि घर में रह के और सेफ रहें, तो मेरी जो आपके सारे जो दर्शक हैं उनसे अपील है कि हमारा जो भारतीय स्टेट बैंक का एक नया नारा है, स्टे सेफ बैंक सेफ। तो यही संदेश है कि अपनी सुरक्षा करें। अगर हम अपनी सुरक्षा करते हैं तो हम अपने आसपास के कई से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये एक पहली बार ऐसा है। जी जी। अक्सर ये कहा जाता है कि अपनी जान देके औरों की जान बचाई। यहाँ पे उल्टा है, अपनी भी जान बचाइए और औरों की भी बचाइए। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया कि अपने आप को सुरक्षित रखिए और पूरे देश को और बाकी अपने आसपास की जो समाज है उसको भी सुरक्षित रखिए। मल्लिकार्जुन साहब, लास्ट कमेंट आपसे। आपके जरिए भी वही अपील, आप अपने बैंक कर्मियों को, अपने कर्मचारियों को हमारे जरिए कुछ संदेश देना चाहते हैं। आपका स्वागत है। फाइनल कमेंट्स है इस कार्यक्रम में आपका। हम भी कर्मचारियों को और ग्राहकों को यही संदेश देते हैं कि आप अपने आप में सेफ्टी रखें और ज़रूरत होने पर ही बाहर आइए, ब्रांचेस को विजिट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा यूपीआई को इस्तेमाल करिए फंड्स ट्रांसफ़र करने की, अपनी डे टू डे रिक्वायरमेंट्स जो भी होती है उसके तो पूर्तता करने के लिए। बैंकों ने भी कई सारे नया प्रोडक्ट्स जारी किए उन लोगों के लिए जहां भी उनको कैश की प्रॉब्लम है, कैश फ्लो की प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को हमने किसान के लिए अलग एक स्कीम दिया है और एसएचजीस के लिए अलग स्कीम एक जारी की है और उसके अलावा इवन एम्प्लॉइज के लिए भी अपनी सैलरी का रिलेटेड जारी की है। तो लोगों से यही मैं संदेश देना चाहूँगा, जब जरूरत है तभी बैंक को जाइए, बाहर निकलिए, अपने आप सेफ रहिए और लोगों को भी सेफ रखने की कोशिश करिए। मल्लिकार्जुन राव साहब, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए अपने दिल्ली आवास से। रजनीश कुमार जी, मुंबई में अपने आवास से जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनील मेहता साहब, आप भी मुंबई से हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो तीनों ही खास मेहमान यही कहते हुए, यही अपील करते हुए कि आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने घरों में रखिए, बैंकिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल कीजिए और डीबीटी के जरिए जो अभी तक संभव नहीं हो पाया था, अब हमारे पास ऐसा एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर देश में तैयार है, जब बिना किसी बिचौलिए की मदद से केवल जनधन, आधार और मोबाइल, ये तीन चीज़ों के लिंकेज की वजह से करोड़ों लोगों को इसका फायदा पहुंचा है। 10 अप्रैल तक की बात करें तो 31 करोड़ से ज्यादा लोगों को डीबीटी के जरिए फायदा पहुंचाया गया है और यह मुहिम लगातार जारी रहेगी। तो फिलहाल कोरोना से जंग, बैंकिंग सेवाएं लगातार जारी हैं। इस खास प्रोग्राम में आज सिर्फ इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।